सुप्रभात बच्चों। हमने भारत की खोज में श्रीमद् भागवत, उपनिषद, महाभारत, रामायण आदि के बारे में जाना और अब हम उसके बाद के काल के और साहित्य के विषय में जानेंगे। और उसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है प्राचीन समय में, वो जातक कथाओं में मिलती है, जो कि बुद्ध के समय के बाद लिखा गया। तो शुरू करते हैं। बुद्ध के समय के पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप प्रबुद्ध बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो जातक कथाएं हैं वे बुद्ध के जन्म के बाद लिखी गई हैं, उनके समय के कुछ समय बाद लिखी गई हैं, मतलब बुद्ध के जीवन की कथाएं उसमें मिलती हैं। और उसमें ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जब उस समय जिसमें बुद्ध का आविर्भाव हुआ, भारत में जो प्राचीन संस्कृतियाँ थी, एक द्रविड़ और एक आर्य, इन दोनों का मेल अंतिम रूप से हो रहा था उस समय। तो जातक कथाओं ने उस समय जो ब्राह्मण परंपरा और क्षत्रिय वर्ग था उस परंपरा का विरोध किया, और जो लोक सामान्य जन सामान्य लोग थे, लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व किया। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, पर अक्सर गल्ले या पैदावार के चक्र में किया जाता था। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। जातकों के वर्णनों में एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। इस तरह एक गांव बढ़इयों का था, एक गांव लोहारों का था, इसी तरह और पेशों के लोगों के गांव थे। तो उस समय जब बुद्ध का जन्म हुआ और उनके जीवन काल का जो समय था, वो समय छोटे छोटे राज्यों का शासन उस समय चल रहा था। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, उसमें कुछ गांवों के समूहों को मिलाकर राज्य बन गए थे, या जमींदार वर्ग के लोग उस समय ज़्यादा थे। छोटे छोटे राज्य थे, 10 के 100 के, इस तरीके से। तो उस समय जो कर होता था वह मुख्य रूप से खेती ही साधन था। तो कर उपज का छठा भाग लिया जाता था। जितना उपज हुआ उसका छठवां हिस्सा राजा के पास जाता था, और जो कर था वह अनाज के रूप में लिया जाता था, क्योंकि उस समय व्यापार गांव स्तर पर इतना विकसित नहीं था, और जो व्यापार था वो मुख्य रूप से शहरों तक सीमित था। लेकिन उस समय में एक और वर्ग उभर कर आता है सामने, जिसे कि हम उसके व्यवसाय से जानते हैं। उनकी अलग बस्तियाँ होती थी और उन्होंने अलग अलग इस तरह से अपने गांव की स्थापना की अपने व्यवसाय के आधार पर। जैसे कुछ गांव बढ़ई का था तो कुछ गांव लोहार का था। बढ़ई हुए थे जो लकड़ी का काम करते थे, और लोहार भी थे जो लोहे का काम करते थे। और ये जो लोग थे इनका जो निवास था शहरों के आसपास था, क्योंकि शहर में ये अपने सामान को क्रय विक्रय कर सकते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़ी ठेके लेता था। शायद इस तरह आह्लादार रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। तो जो शहर के लोग थे वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन बढ़इयों से और लोहारों से और जो इस तरह के व्यावसायिक वर्ग थे उनसे सामान खरीदते थे। उसके बदले में उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको देते थे। उस समय आदान प्रदान का जरिया यही था, ज़रूरत की चीज़ें। और इन संगठनों ने बाद में जात व्यवस्था को विकसित करने में और विस्तारित करने में योगदान दिया होगा, ऐसा मानना है। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ौच की पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भड़ौच से जहाज बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बड़े, बनारस, पटना, चंपा,
और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहाँ से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक। तो प्राचीन काल में जो भारतीय व्यापार था वह भी विकसित था और समुद्री मार्गों से व्यापार होता था। तो उस समय भारत का एक पश्चिम में बंदरगाह था वर्तमान गुजरात में, जिसको भड़ौच हम जानते हैं, भड़ौच के नाम से। वहाँ से गंधार और मध्य एशिया तक व्यापारिक समूह जाया करते थे और वहाँ से बेबीलोन अर्थात यूनान और फारस खाड़ी ईरान तक जाया करते थे। उस समय भारत में जो गंगा नदी थी वह भी यातायात का बहुत बड़ा साधन था। जो जातक कथाएँ हैं उनके अनुसार बनारस से लेकर पटना, चंपा और दूसरे स्थान से समुद्र की ओर जाते थे। मतलब बनारस से लेकर जो समुद्र तक का गंगा का नदी था वहाँ तक ये व्यापारिक कार्य चलता था और वहाँ से फिर दक्षिणी बंदरगाह और लंका तक ये व्यापार। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपि में हैं जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्ठी लिपि में हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में लिखने की जो परंपरा है बहुत पुरानी है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं तभी से हमें पता चलता है कि उस काल के लोग भी लिखना जानते थे। उनके मोहरों पर कुछ शब्द अंकित थे जिन्हें कि बाद में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 के आसपास में। और बाद में जब भारत में सांस्कृतिक विकास होने लगा तो उस दौर में 2 लिपियाँ विशेष रूप से विकसित हुई। अशोक के समय में ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। उसके जो शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, कुछ ब्राह्मी लिपि में मिले हैं और कुछ पश्चिमोत्तर के जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। हालांकि बाद के व्याकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। तो पहले भारत में जो संस्कृत भाषा था उसको हम वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं और फिर बाद में संस्कृत का एक नया रूप सामने आता है जिसको लौकिक के नाम से जानते हैं और उसके व्याकरण को लिखा महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में। उस पुस्तक के आधार पर बाद में बहुत सारे व्याकरण ग्रंथ लिखे गए। उसी में एक है पतंजलि का महाभाष्य। तो उन्होंने संस्कृत को एक सुव्यवस्थित रूप दिया और उसके बाद लौकिक संस्कृत में बहुत सारे नाटक, गद्य, पद्य, बहुत सारी रचनाएं रची गई जिसमें कालिदास, भास, भारवी, बहुत सारे प्रसिद्ध कवि आते हैं। औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी थी और अस्पताल भी। अनुश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरि थे, किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईसा सन की शुरू की सदियों में लिखी गई। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्यपुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके बताए गए हैं। इसमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीर-फाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है, साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चों को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल है। घावों के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व 3री-4वीं सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। तो प्राचीन काल में भारत में जो चिकित्सा व्यवस्था थी बहुत उन्नत स्थिति में थी। ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय चिकित्सा पद्धति थी उसके जनक धन्वंतरि जी थे, जिनके बारे में ऐसी कथा प्रचलित है कि उनका समुद्र मंथन के दौरान प्राकट्य हुआ था। लेकिन जो लिखित रूप मिलता है वह मिलता है 1ली ईस्वी से और इस रूप में आते हैं हमारे सामने चरक और सुश्रुत। चरक ने
औषधि पर बहुत ज़्यादा साहित्य लिखा। और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा पर। उस समय से चिकित्सा इतनी व्यवस्थित थी कि उस दौरान मतलब ऑपरेशन से बच्चों को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, पेट काटना, ये सब कुछ उनकी किताबों में इसका उल्लेख मिलता है। और ये सब वो मुर्दों के चीर-फाड़ के माध्यम से सीखते थे। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि उसमें जानवरों के भी अस्पताल थे। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन वन शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे, गो कि इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। तो हमारे भारतीय समाज में उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी वह गुरुकुल की व्यवस्था थी। जो छात्र होते थे वे गुरु के आश्रम में जाते थे और वो आश्रम जो होते थे वनों में होते थे। वहाँ जा कर के वे ब्रह्मचर्य का जीवन बिताते हुए शिक्षा को प्राप्त करते थे और शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान वैयाकरण पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। तो भारत का जो शिक्षा व्यवस्था था प्राचीन काल में बहुत उन्नत था और शायद इसी कारण भारत को उस दौर में जगत गुरु कहा जाता था, क्योंकि विश्व भर के जो छात्र थे वे भारत में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। धार्मिक शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वह बनारस था और भी उसके अलावा भी बहुत सारे उसमें प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र थे, जिसमें तक्षशिला का नाम आता है जो वर्तमान पेशावर में स्थित था। तो यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था थी, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में हर तरह का शिक्षा बच्चों को मिलता था और यहाँ जो शिक्षा प्राप्त करता था उसे समाज में विशेष सम्मान प्राप्त होता था। तो यहाँ के जो चिकित्सक थे वो जा कर के उस समय बुद्ध का इलाज किया करते थे जब भी बुद्ध बीमार पड़ते थे। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के जो छात्र थे वे कितने मेधावी हुआ करते थे और शिक्षक कितने विद्वान हुआ करते थे। तो हमारे जो लौकिक संस्कृत के व्याकरणाचार्य हैं पाणिनि जी, उन्होंने भी यहीं से शिक्षा पाई थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पैर मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का सामना लापरवाही से करने वाले लोग थे। तो जो तक्षशिला था बुद्ध के जन्म के पहले वह ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का केंद्र था। वहाँ पर जो वैदिक संस्कृत से संबंधित ज्ञान था वह दिया जाता था, लेकिन जब बुद्ध का आविर्भाव होता है तो धीरे धीरे वह बौद्ध शिक्षा का केंद्र बनता है और पूरे विश्व से आते हैं बौद्ध विद्यार्थी और यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो भारतीयों के बारे में नेहरू जी का मानना है कि वे बहुत ही जीवंत व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा खुलकर जीवन को जिया, आत्मविश्वासी थे और अपने परंपराओं पर विश्वास करने वाले थे। उन्होंने अपने परंपराओं पर हमेशा गर्व किया और हमेशा रहस्य की खोज के लिए वे उत्सुक रहे और यही कारण था कि भारत प्राचीन समय में ही विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे रहा।
और उन्होंने कभी भी मौत के भय को नहीं माना, अर्थात लापरवाही से मृत्यु का भी सामना करने वाले लोग थे वे।